हाँ भाई, इससे पहले अपने पढ़ा था गुर्जर प्रक्रिया, 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, कक्षा 10 एसएस सामाजिक विज्ञान। देखो इससे पहले अपने पढ़ लिया था गुर्जर प्रतिहार वंश, पहला पाठ चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे चोल वंश। देखो चोल वंश दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य हुआ है, जिसे लगभग 900 से लेकर 1000 वर्ष तक कहते हैं भी शासन किया दक्षिण भारत में। ठीक है, अलग अलग राजा हुए। इनको चोल वंश को जानना जरूरी, क्योंकि इनके जो मंदिर वगैरह जो स्थापत्य कला है वो आज भी मौजूद है। इनकी शैलियां जो इन्होंने जो उस समय विकास किया वो आज भी मौजूद है। उस समय का विकास यानी कि जो तकनीक दी उस समय वो आज भी हमारे पास इनकी मौजूद है। ठीक है, तो देखो चोल वंश के बारे में देखो, चोल वंश का था दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था भाई। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ पर इसकी स्थापना थी तंजौर में। ठीक है, तो देखो चोल राज्य के जो लोग थे सभी लोग क्या तमिल भाषी लोग थे। दक्षिण भारत में ज्यादा तमिल भाषा ही बोली जाती है, तो तमिल भाषा उस समय से ही प्रचलित है। तो ज्यादातर जो लोग थे वो तमिल भाषा के ही लोग थे। तो इसके अंदर एक शासक हुआ भाई, बहुत बड़ा शासक हुआ है चोल वंश के अंदर। सारी भाषा जो बोली जाती है वो तमिल भाषा ही बोली जाती थी, तमिल भाषा के लोग वहां पर थे। तो जो शासक हुआ उसका नाम था करिकाल। करिकाल नाम का एक शासक हुआ था। लगभग बात करते हैं 100 ईस्वी क्या लगभग ये हुआ था, करिकाल जो नामक जो शासक था। ठीक है, तो ये चोल वंश का एक बड़ा राजा था। इसने क्या किया था, सर्वप्रथम पुगार नगर की नींव डाली थी। किस नगर की नींव डाली थी भाई? पुगार या पुहार भी बोलते हैं। पुगार नगर की नींव डाली थी, पुगार नगर की नींव डाली थी इसने, जिसको पुहार नगर भी बोलते हैं। करिकाल राजा हुआ था, इसने पुगार नगर की नींव दक्षिण भारत के अंदर वर्तमान तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। पुगार नगर की उस समय नींव डाली थी, लगभग 100 ईस्वी के अंतर्गत इसने ये नींव डाली थी भी। और देखो इसने क्या किया था, सिंहल से युद्ध किया था। वर्तमान में जो श्रीलंका है ना उसको उस समय क्या बोला, सिंहल बोला जाता था। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिंहल यानी श्रीलंका वर्तमान से युद्ध किया, सिंहल से युद्ध किया। और युद्ध में ये क्या हुआ, विजेता हो गया। युद्ध ये जीत गया सिंहल के द्वारा, सिंहल पर इसका अधिकार हो गया था। तो श्रीलंका वर्तमान श्रीलंका कह सकते हैं इसको अपने। तो सिंहल से युद्ध किया और ये युद्ध जीत गया। और इसने क्या किया, युद्ध में जो बंदी होते हैं इनकी जो सैनिक जो पकड़ ली थी, इनकी जो गुलाम बनाई थी इसने युद्ध बंदियों से क्या कि इसने 100 मील लंबा एक बांध कावेरी नदी पर एक बांध बनाया था। कहां पर? कावेरी नदी पर एक बांध बनाया था। देखो सिंहल से युद्ध किया, युद्ध में ये जीत गया और ये युद्ध बंदी थे, इनकी जो उनके सैनिक पकड़ लिए थे इसने, तो उनसे 100 मील लंबा एक बांध कावेरी नदी पर एक बांध बनवाया था करिकाल ने। इससे यही प्रश्न बनता है कि करिकाल ने 100 मील लंबा बांध का कहां बनाया था? कावेरी नदी के तट पर बनाया था, कावेरी नदी के ऊपर बनाया था। या पूछ सकते हैं किन से बनाया था? तो सिंहल वासी जो बंदी थे उनसे ही इसने बनाया था, यानी कि जो गुलाम पकड़ लिए थे। ठीक है, अब ये था करिकाल। उसके बाद में देखो बात करते हैं अपने उसके बाद में आता है राजराज प्रथम। अपनी जो बुक में दे रखे हैं मुख्य राजा उनके बारे में। राजराज प्रथम, देखो राजराज प्रथम जो हुआ था ये 985 से लेकर के 1013 ईस्वी तक इसका शासन बताया गया है। 985 से लेकर के 1013 तक इसका शासन बताया गया है। 1013 ईस्वी तक इसका राजराज प्रथम का शासन बताया। काफी शक्तिशाली शासक था राजराज प्रथम जो था। ठीक है, तो इसने क्या किया, संपूर्ण मद्रास कुर्ग जो था सिंहल देवी श्रीलंका इनको सभी को अधीन कर कि दक्षिण भारत का क्या कहता है एक छोटा सम्राट बन गया था। इसने क्या किया, देखो संपूर्ण मद्रास कुर्ग सिंहल द्वीप, मद्रास कुर्ग सिंहल द्वीप, मैसूर
कर्नाटक वर्तमान में पर अधिकार कर लिया, मद्रास को जीत लिया, कुर्ग को जीत लिया, सिंहद्वीप पर अधिकार कर लिया, मैसूर पर अधिकार कर लिया। तो ये किस तरीके से पूरे दक्षिण भारत का क्या हो गया, ये पूरे दक्षिण भारत का एक क्षेत्र ये शासक बन गया था पूरे दक्षिण भारत का। कौन? राजराज प्रथम जो था पूरे दक्षिण भारत पर इसका अधिकार हो गया था राजराज प्रथम का। देखो ये एक क्षेत्र शासक बन गया था, सम्राट बन गया था राजराज प्रथम जो था। जो बड़े बड़े राज्य थे उनको सभी इसने जीत लिया था राजराज प्रथम ने। देखो इसकी जो प्रसिद्ध जो कला है ना, बस उसके बारे में याद रखना, इसने क्या बनवाया था। देखो इसने तंजौर अपनी राजधानी को ये तंजौर ले गया, ठीक है, और इसने क्या किया, तंजौर में राजधानी तंजौर में भगवान शिव भगवान का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। कौन सा बनाया था? राजराजेश्वर। देखो इसके बारे में क्या बात की याद रखनी है कि राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनाया था? तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर का शिव भगवान का मंदिर है जो वो बनाया था। कहाँ बनाया था? तंजौर के अंदर, अपनी राजधानी थी तंजौर, वहां पर इसने राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जो कि द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट नमूना भी है अभी, ठीक है। तो इतनी ही बात बताया गया अपने राजराज प्रथम के बारे में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं भाई जो मुख्य शासकों के नाम दिए गए हैं उनके बारे में जो दिया गया अपने वो पढ़ रहे हैं। देखो उसके बाद में आता है राजेंद्र प्रथम। ये राजराज प्रथम का जो राजराज प्रथम था उसका पुत्र था ये, और इसका शासन हुआ था 1016 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक। देखो इसका शासन होता है 1016 से लेकर के 1044 ईस्वी तक राजेंद्र प्रथम जो था ये शासक रहा था। देखो इसके पास सबसे उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, शक्तिशाली नौसेना थी इसके पास, बहुत बड़ी सेना थी। जो नौसेना थी जो जल के अंदर युद्ध करते हैं, जल में रहती है, पानी के अंदर रहती है जो सेना, शक्तिशाली नौसेना थी। तो इसने क्या उस समय के जैसे जो द्वीप थे ना, उस समय के बड़े बड़े द्वीप थे, जैसे अंडमान द्वीप हो गया, अंडमान द्वीप हो, ये जो द्वीप थे, पेगू हो गया, अंडमान द्वीप हो गया, उन पर क्या किया इसने अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया किसकी बदौलत? अपनी नौसेना की बदौलत अधिकार कर लिया था। राजेंद्र प्रथम की बात चल रही है। इसके बाद शक्तिशाली नौसेना थी और इसने अंडमान द्वीप जैसे बड़े बड़े जो द्वीप थे समय के नौसेना के मदद से उन पर क्या अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद देखो इसका जो सामना हुआ था ना, ये बंगाल और बिहार का शासक था महिपाल। इसने क्या किया था? महिपाल से भी युद्ध किया था। महिपाल जो बंगाल और बिहार का शासक था उससे युद्ध किया था इसने, यानी कि अपनी सेना को बहुत आगे तक ले गया था। ये बंगाल और बिहार तक की भी अपनी सेना इसकी चली गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो इसने क्या किया, काफी बड़ा अधिकार हो गया था। देखो इसकी सेना जो थी ना, उसके बाद इसकी सेना बंगाल और मगध होती हुई गंगा नदी के क्षेत्रों तक पहुंच गई थी। गंगा नदी तक पहुंची थी कि उत्तर पूर्व भारत की तरफ बढ़ने लगी थी इसकी सेना। दक्षिण भारत में तो एक क्षेत्राधिकार था इसका, ठीक है। देखो इसने बंगाल और बिहार का सस्ता नहीं पड़ोसी युद्ध किया था, उसको सेना बंगाल और मगध होती हुई गंगा नदी तक पहुंची थी और वहां पर ये युद्ध में जीतता ही चला गया, आगे बढ़ता गया, युद्ध जीतता चला गया आगे। जैसे जैसे इसकी सेना के बढ़ती गई, जो राज्य आता था उस पर अधिकार करता गया। और इस विजय की उपलक्ष्य में इसने एक बहुत बड़ी उपाधि धारण की। पूछ सकते हैं कि उपाधि कौन सी? गंगेकोंड की उपाधि बोलते हैं उसको। किसने क्या किया था? किसने इस विजय के बाद क्या किया? गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी।
इतना पूछ सकता है गंगे कौन की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने गंगे कौन की उपाधि धारण की थी। ये कि गंगा नदी तक जब इसकी सेना पहुंच गई थी, यानी कि बंगाल और मगध और तीसरे में जब गंगा नदी तक पहुंची, वहां पर अधिकार कर लिया, तो इस विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था, गंगे कौन की उपाधि धारण की थी। ये पूछ सकते, कितना इंपॉर्टेंट है, गंगे कौन की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। महिपाल से युद्ध किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया था। इसका शासनकाल याद रखें 1016 से 1044 ईस्वी तक इसका शासन था। अब देखो इतने शासकों के बारे में मिलता है अपने चोल राज्य के अंदर। उसके बाद में देखो भी देखो जो राजेंद्र प्रथम था, इसके बाद देखो जब इसकी मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने लग गए। उत्तराधिकारी के युद्ध हुए, युद्ध होने लगे राज्य के हड़पने के लिए। तो उसके बाद में क्या धीरे धीरे चोल राज्य क्या कमजोर होता चला गया और ये पतन की ओर अग्रसर हो गया। राज्य कमजोर हो गया, पतन की ओर बढ़ गया ये जो चोल जो राज्य था। उसके बाद में देखो भी ये तो अपने राजा और राजाओं के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे अपने चोल प्रशासन किस तरीके का था, किस तरीके से चलता था चोलों का प्रशासन। जो चोल प्रशासन था देखो ये ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। देखो ये ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। चोलों में सबसे बड़ा अधिकारी जो था वो राजा ही होता था। राजा सबसे बड़ा अधिकारी था और ये निरंकुश भी हो सकता था। जैसे मौर्य शासक निरंकुश नहीं हो सकते थे ना, तो ये हो सकता था, राजा निरंकुश हो सकता था। इस पर नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था जैसे विधानमंडल जैसी कोई संस्था नहीं थी। विधानमंडल जैसी कोई संस्था नहीं थी इसको नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो राजा निरंकुश हो सकता था। सबसे बड़ा अधिकारी जो राज्य का था वो राजा ही होता था। ठीक है, उसके बाद में देखो जो आधारित ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी, यहाँ की जो व्यवस्था थी, तो राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा बनाने के लिए यानी सुविधा के अनुसार इस चोल राज्य को क्या 6 भागों में बांटा गया था। 6 भागों में बांटा गया था। चोल राज्य को 6 भागों में बांटा गया था, जिनको क्या बोला जाता था, जिनको मंडलम बोला जाता था। जिनको मंडलम बोला जाता था। देखो प्रशासन की दृष्टि से सही कर रखने के लिए, सुविधा के लिए, ठीक है, चोल राज्य को 6 भागों में बांटा गया था, जिसको क्या बोलते थे, मंडलम बोलते थे। मंडलम को आगे सुविधा के अनुसार बांटने के लिए किसमें बांटा गया था, कोटम में बांटा गया था। देखो भाई कोटम में बांटा गया था। कोटम को आगे सुविधा के लिए नाडू में बांटा गया था। नाडू को आगे कुर्रम में बांटा गया था। कुर्रम को आगे ग्राम में बांटा गया था। देखो सबसे छोटी जो संस्था थी वो ग्राम थी। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा उस मंडलम था, क्योंकि राज्य को 6 भागों में बांटा। मंडलम के बाद में जो था कोटम के बाद में नाडू के बाद में कुर्रम, और सबसे छोटी संस्था थी वो ग्राम थी, क्योंकि ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता था ये। ठीक है भाई, इनकी और सबसे बड़ा अधिकारी राजा ही होता था। ये देख लेना इसके अंतर्गत। देखो उस समय जो किसानों से लगान लिया जाता था वो लिया जाता था 1/6 भाग जो था, 1/6 भाग भूमिकर था। 1/6 भाग भूमिकर था। 1/6 भाग जो था वो भूमिकर था, लगान के रूप में लिया जाता था 1/6 भाग किसानों से। और ये जो लगान था ना, ये चाहे तो अनाज दे सकते थे आप लगान के रूप में, अनाज भी दे सकते थे, या स्वर्ण मुद्राएं दे सकते थे। भूमिकर जो था, जो लगान था, वो 1/6 भाग लिया जाता था उपज का। तो इसको चाहे तो आप अनाज में दे सकते थे, चाहे स्वर्ण मुद्राओं में दे सकते थे, किसी में भी दे सकते थे, वो आप पर निर्भर था। ठीक है, उस समय एक सोने का सिक्का का भी मशहूर था। तो सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था, कांसु बोला जाता था। सॉरी भाई, ओस बोला जाता था। सॉरी
कासू ही बोलते थे अभी सोने के सिक्के को, कासू बोलते। सोने का सिक्का जो था वो कासू था उस समय का। और ये क्या था, 16 ओस का था, 16 ओस का होता था इसका जो उस समय कीमत थी, 16 ओस, ठीक है। यानी ये कांसे का बना होता था, कांसे का था, ये कांसे का बना होता था जो, ठीक है। और 16 ओस का ये होता था एक जो सिक्का होता था, इनकी जो 16 सोने का सिक्का था 16 उसका था ये। और ये तो थी सिर्फ चोल प्रशासन के बारे में मिलती है जानकारी। दोबारा देखो, चोल प्रशासन में राजा सबसे बड़ा अधिकारी होता था, संस्था ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी। और इसको जो चोल राज्य थे इसको 6 भागों में बांटा गया था। सबसे बड़ा इसको 6 भागों में बांटा, जिसको मंडलम बोला जाता है। मंडलम को आगे कोट्टम में बांटा गया, कोट्टम को नाडु में, नाडु को कुरम में, कुरम को ग्राम में, ठीक है। राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था नहीं थी, राजा निरंकुश हो सकता था। भूमि का एक बड़ा 6 भाग था, जिसको आप अनाज या स्वर्ण मुद्राएं कोई भी दे सकते थे। सोने का सिक्का जो था वो कासू कहलाता था, ये 16 उसका होता था उस समय, ठीक है। तो इस समय नहरों की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू भी करी थी भाई इन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं, अब ये तो चोल प्रशासन हो गया। उसके बाद में देखते हैं चोल कला। चोल कला में किस तरीके का विकास किया था इन्होंने। चोल कला देखो, चोल कला देखो, चोलों ने क्या स्थापत्य कला का बहुत विकास किया था। इन्होंने किसका विकास किया था, स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का विकास किया। देखो इन्होंने स्थापत्य कला का बहुत ही ज्यादा विकास किया था चोलों ने, ठीक है। बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण कराए। देखो राजराज प्रथम इस समय जो राजराजेश्वर का मंदिर है वो आज भी प्रसिद्ध है। राजराजेश्वर शिव भगवान का मंदिर है जो, राजराजेश्वर जो मंदिर है ना उस समय का, वो आज भी यानी एक द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये बनाया था राजराज प्रथम ने बनाया था। राजराजेश्वर का शिव मंदिर है जो बहुत ही उत्कृष्ट शैली का बना हुआ ये मंदिर है। और ये मंदिर बनाए गए थे उस समय। जो मंदिर बनाए जाते ज्यादातर द्रविड़ शैली के अंदर बनाए जाते थे। दक्षिण भारतीय शैली है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के अंदर मंदिर बनाए जाते थे। और राजराजेश्वर जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली का एक अद्भुत नमूना बनाया हुआ है, ठीक है भाई। यानी कि उत्कृष्ट कला थी द्रविड़ शैली वहां पर उस समय की। और इसका विकास चोलों ने किया था, द्रविड़ शैली का जो विकास किया था राजराजेश्वर। और भी बहुत से मंदिर इन्होंने बनाए थे। और देखो उसके बाद दक्षिण भारत में जो नहरों की देन है ना, दक्षिण भारत में नहरों की देन चोलों की है। जो नहरें आज जो प्रणाली, नहरों की प्रणाली जो है जो चोलों ने ही प्रदान की थी उस समय। दक्षिण भारत की जो नहरों की देन है दक्षिण भारत के, वो चोलों की ही देन है भाई, ठीक है। यानी कि नहर प्रणाली चोलों की, दक्षिण भारत में नहर प्रणाली जो है वो चोलों की ही देन है। चोलों ने इसको बनाया था, चोलों की देन है। नहरों की देन चोलों ने ही दी थी, ठीक है भाई, नहर प्रणाली जो थी, ठीक है। और उस समय की नटराज शिव की मूर्ति काफी प्रसिद्ध होती थी। काफी नटराज शिव जो होता है ना, कई हाथ होते हैं भगवान शिव की, ज्योमेट्री पुरानी ज्योमेट्री में मिलती है इस तरीके की फोटो। नटराज शिव की मूर्तियां काफी प्रसिद्ध थी भाई उस समय, ठीक है। काफी बनाई गई थी नटराज शिव की जो मूर्तियां बनाई गई थी। कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी नटराज की जो थी। और मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास भी इसी टाइम में हुआ था। गोपुरम शैली का विकास कब हुआ था, किसने किया था? गोपुरम शैली का विकास चोलों ने किया था, याद रखना। देखो स्थापत्य कला के उन्होंने काफी विकास किया था। राजराजेश्वर शिव भगवान का जो मंदिर बनाया हुआ है वो द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट नमूना है, चोलों की देन है। दक्षिण भारत की जो नहर प्रणाली है वो चोलों की देन है। नटराज शिव भगवान शिव की जो नटराज की मूर्ति बनी हुई है, कांसे की मूर्तियां काफी समय की प्रसिद्ध है। और नहरों की देन भी चोलों की है। और गोपुरम शैली का विकास भी चोलों ने ही सर्वप्रथम किया था। इन मंदिरों की जो शैली है इन्होंने ही बनाया था चोलों ने। ये तो होगी चोल कला। अब देखते हैं उस समय समाज किस तरीके का था भाई, इनके लोग किस तरीके से रहते थे, क्या सिस्टम था उस समय का। देखो चोल समाज,
देखो चोल राजा जो था चोल राजा ये शिव भगवान को मानते थे, तो शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। इसके में थे भगवान शिव को मानते थे, राजा से शिव का मंदिर बनाया है, शिव की नटराज की प्रतिमा बनी हुई है, तो शिव धर्म को ही, शैव धर्म को ही ये मानते थे, भगवान शिव को होते थे कि मानते थे। और भाषा जो ज्यादातर कौन सी बनी, तमिल भाषा थी, तमिल भाषी लोग थे ज्यादातर, ठीक है भाई, तमिल भाषी लोग थे, शैव धर्म के ये अनुयायी थे। देखो कहते हैं कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, एक अश्वमेध यज्ञ भी होते हैं, अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। अब देखो समाज में जो महिलाएं थी वो संपत्ति की स्वामिनी होती थी, समाज में महिलाएं संपत्ति की स्वामिनी थी। यानी कि संपत्ति पर महिलाओं का भी अधिकार था उस समय, महिलाओं की जो बढ़िया थी, महिलाओं का अच्छा विकास था उस समय, स्थिति उन्नत थी, महिलाओं की संपत्ति जो थी महिलाओं का उस पर अधिकार था, स्वामिनी थी महिलाएं, ठीक है, यानी कि संपत्ति की। और क्या, दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी, दास प्रथा और देवदासी प्रथाएं होती है, प्रथा भी प्रचलित थी भाई। देखो शैव धर्म को ये मानते थे, अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे इन्होंने, समाज में महिलाओं की जो संपत्ति होती थी वो संपत्ति की स्वामिनी भी थी, तमिल भाषी के ज्यादातर लोग मिलते हैं, दास और देवदासी प्रथा भी इस समय चोलों के अंदर समाज में प्रचलित थी। तो ये अपना चोल राज्य जो अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है भाई। तो अच्छे तरीके से देख लेना आप वीडियो, 2-3 बार देख लेना आप।